हमने पररूप एकादेश तक अध्ययन किया था और प्रेजते उपोषति इत्यादि पररूप के उदाहरणों को भी समझा था। हाँ, अभी हमें पररूप एकादेश को समझने के लिए टी संज्ञा सूत्र तथा और भी महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना पड़ेगा। टी संज्ञा सूत्र है अचोन्त्यादि टी। मतलब अजाम मध्य यो अंतः स आदिर यस्य तच्चि संज्ञम स्यात्। अर्थात जो अचो में अंत्य जिसके आदि में हो उस समुदाय की टी संज्ञा हो। इस बात को हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक शब्द है मनीषा, तो मनीषा का विग्रह करेंगे तो मनस ईसा, तो मनस में जो अस आता है तो उसकी हम टी संज्ञा कह सकते हैं। इस टी संज्ञा की आवश्यकता क्या थी? हम लोग आगे भी दीर्घादेश पढ़ेंगे, तो दीर्घादेश के लिए एक अक का जो सवर्ण हो कराने वाला सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। तो उसमें जैसे हम कुछ उदाहरण पढ़ते हुए पढ़ेंगे। जैसे कृष्ण अवतार शब्द है, तो कृष्ण अवतार शब्द में कृष्ण का जब संधि होगा तो हो जाएगा कृष्णावतार। तो लेकिन बात ये है, इस नियम से लोग सकंधु, करकंधु, कुलटा इत्यादि शब्दों को न समझने लगे। जैसे सक अंधु सकंधु होगा तो सक के अ का टी होने के कारण दीर्घा भाव हो, दीर्घ नहीं हो सकता। कुलटा शब्द में कुल के अ का टी होने के कारण दीर्घ न हो करके कुलटा ऐसा शब्द बनेगा। तभी वार्तिककार ने सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम मतलब सकंधु इत्यादि को पररूप कहना चाहिए ऐसा कहा है। हाँ, और तच्च टेह इसी वार्तिक में आया है, तो उसका अभिप्राय है प्रकट किया है कि वह पररूप टी की का हो जाएगा या टी का हो। मनस ईशा के मनस के अश की टी संज्ञा होकर मनीषा, शक अंधु के शक के अंतिम अ की टी होकर सकंधु आदि शब्द रूप बन जाते हैं। हाँ, यही नहीं, सार अंगः के सार के अ की टी करने से सारंगः, पतत अंजलि के पतत के अत की टी संज्ञा करने से पतंजलि ही, तथा कुल अटा शब्द में कुल के अ की टी संज्ञा करने से कुलटा इत्यादि शब्द सिद्ध हो जाते हैं। इसी सकंधादिषु वार्तिक के उदाहरण में आकृति गणोयम ऐसा क्यों कहा गया? हाँ, गण का अर्थ होता है समूह। जब बहुत से शब्दों को एक ही कार्य करना हो तो उनमें से पहले शब्द को लेकर उसके साथ आदि जोड़ दिया जाता है। जैसे सकंध्वादि, भ्वादि, तुदादि। तो इनसे सिद्ध होता है कि ऐसे भू जैसे अन्य भी शब्द हैं, सकंधु जैसे अन्य भी शब्द हैं, तो अन्य भी पूरे समूह का जो बोध कराने वाली बात होगी तो उनको गण में रख दिया जाएगा। लेकिन यहाँ आकृति गण की बात की गई है। हाँ, आकृति गण का तात्पर्य है जब गण पाठ में दिए शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों में भी उसका कार्य मिलता हो तो ऐसे शब्दों का विधान आकृति गण के रूप में है। जैसे मार्तंडः, मार्तंडः शब्द सकंध्वादि गण के गणपाठ में नहीं है, परंतु सकंध्वादि गण का कार्य जो पररूप है उसमें मिल रहा है। नहीं तो दीर्घ होकर के मार्तांडः ऐसा शब्द हो जाता। ऐसे ही समअर्थः समार्थः हो जाता। लेकिन समर्थः जो है ये समर्थः भी सकंध्वादि गण पाठ में नहीं आया है। अतः ऐसे शब्दों की सिद्धि के लिए इन शब्दों को सकंध्वादि का आकृति गण मानना चाहिए। तरह पररूप एक आदि धातुओं तथा सकंधु आदि गणों में होता है। अरे नहीं, अभी और भी पररूप का विधान है। वो कैसे? अवर्ण से ओम और आंग परे हो तो भी पररूप एकादेश हो, जिसके लिए सूत्र है ओमांगोश्च। जैसे शिवाय ओम नमः, शिवाय ओम नमः।
और इसी की वृत्ति में अगला उदाहरण है शिव एहि। एहि का विग्रह होगा आ इहि। अब यहाँ शिव शब्द का अंत्य अकार और आंग जो आ है, आंग के अकार का अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ शिवा प्राप्त हुआ। अब शिवा और इहि से आद्गुणा से गुणादेश शिवे ही ऐसा रूप प्राप्त है। लेकिन धातुपसर्गयोः कार्यमंतरंगम अन्यत बहिरंगम, इस नियम से धातु और उपसर्ग का कार्य अंतरंग होता है और अन्य बहिरंग होता है। इस परिभाषा से ओमांगोश्च की प्राप्ति तो है, पर आंग एकादेश होने से नहीं रही। इसके लिए ए में आंगत्व लाना आवश्यक है और इसीलिए अगले सूत्र अंताधिवच्य का विधान है।